परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग आज सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. दैट इज वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाय 3/5 बट he multiplied the number by 5/3. Find the percentage change in the product of the student. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि एक स्टूडेंट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था 3/5 से, बट उसने 3/5 की बजाय 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट मीन्स जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना था उससे मल्टीप्लाई ना करके किसी दूसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो गलत आएगा. तो हमारा क्वेश्चन यही है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो जो स्टूडेंट ने गलती की है वो गलती कितना परसेंट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया. क्लियर? अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था कि किसी एक नंबर को स्टूडेंट से कहा गया था कि वो 3/5 से मल्टीप्लाई करे. दैट मीन्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3/5. दैट वाज एक्चुअल नंबर. अगर वो नंबर की 3/5 से ही मल्टीप्लाई करता तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट होता. पर बट उसने क्या किया, उसने नंबर का मल्टीप्लाई 3/5 से करने की बजाय उसने 5/3 से कर दिया. तो 5/3 से करने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो गलत आया होगा. तो ये हमारा रॉन्ग प्रोडक्ट हो जाता है. दैट मीन्स नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो गलत वैल्यू. हमारा क्वेश्चन है जो उसने गलती की है वो कितना परसेंट है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया. क्लियर? अब फिर से प्रॉब्लम यह है कि नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है वो नंबर तो गिवन नहीं. अगर नंबर गिवन नहीं है तो नंबर कंसीडर किया जा सकता है. ओके, अब नंबर क्या कंसीडर करें? चलिए पहले क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देखते हैं. हमसे कहा गया था कि नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो कहा नहीं गया. और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया वो नंबर गिवन है नहीं. इसका मतलब इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है. और क्वेश्चन के पूरे स्टेज में कहीं किसी स्पेसिफिक नंबर से को जोड़ने या घटाने के लिए नहीं कहा गया. एंड फाइनली हमसे परसेंटेज एरर पूछा है. इसका मतलब परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ. अगर ऐसा है तो इनिशियल नंबर की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं. आंसर हर केस में सेम आएगा. क्लियर? अब नंबर ले क्या? अब नंबर ऐसा लिया जाए जिसके थ्रू सॉल्व करना आसान हो. अगर हम नंबर वेरिएबल फॉर्मेट में लेते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा सॉल्व करना. हम एक काम करते हैं, नंबर को अपनी तरफ से नंबर कंसीडर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करते हैं. नंबर क्या है? देखिए मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऐसा लिया जाए जिसके थ्रू सॉल्व करना आसान हो. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर को 3/5 से और 5/3 से, दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू होल नंबर रहे वो तभी पॉसिबल है जब नंबर हमारा 3/5 के 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 5/3 के 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. तो 5 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर अगर लेना है तो 5 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर, इन दोनों का एलसीएम होता है. तो लेट 5 और 3 के एलसीएम को ही हम अपनी तरफ से नंबर कंसीडर कर लेते हैं. तो हम नंबर कंसीडर कर रहे हैं 5 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा 15. तो हमने अपनी तरफ से नंबर 15 ले लिया. अब अगर एक्चुअल प्रोडक्ट की बात करें तो 15 को किससे 3/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया. तो 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हो जाएगी 9. ओके, अब अगर रॉन्ग वैल्यू की बात करें तो इसी 15 की मल्टीप्लाई स्टूडेंट ने 5/3 से की होगी. इसका मतलब सिंप्लीफाई करने पर 15 इंटू 5/3 सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी 25. तो एक्चुअल वैल्यू हमारी हो जाती है 9 और रॉन्ग वैल्यू हमारी हो जाती है 25. क्लियर? अब एक्चुअल और रॉन्ग वैल्यूज के डिफरेंस से ही एरर निकलेगा. तो एरर 9 से 25 हो गया प्रोडक्ट. 9 से 25 हो जाने का मतलब कितना बढ़ गया? तो एरर हुआ, दैट इज 9 से 25 होने का मतलब वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज का एरर हो गया. ओके, अब कितना बढ़ गया? तो 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट बढ़ गया. 16 यूनिट बढ़ा है, एरर इंक्रीज का है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? इसका मतलब जो एरर हमने निकाला उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो जिसके बारे में पूछा गया वो क्या हो गया? 16 हो गया. इसका मतलब 16 को ऊपर रखेंगे. अब एरर का डेविएशन किस वैल्यू से देखा जाता है? एरर का डेविएशन एक्चुअल वैल्यू से देखा जाता है. तो एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी आई है? एक्चुअल वैल्यू हमारी 9 आई. ओके, तो एक्चुअल वैल्यू को नीचे रखेंगे तो 16/9 इंटू 100% दैट वुड बी द एरर परसेंटेज. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व तो हो नहीं रहा. तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 1600/9% हो जाएगा. 1600/9% को सिंप्लीफाई करें को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है क्योंकि कंप्लीट वैल्यू तो निकल नहीं रही है. सो इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में 9 से 1600 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 177 होल्स 7/9%. इसका मतलब एरर 177 होल्स 7/9% इंक्रीज का हो गया. क्लियर? हमने नंबर की वैल्यू को अपनी तरफ से 15 लेकर सॉल्व किया है. जरूरी नहीं है 15 लेकर सॉल्व करना.
आप 30 लेके सॉल्व कीजिए, आप 100 लेके सॉल्व कीजिए, आप x लेके सॉल्व कीजिए, हर केस में आंसर हमारा इतना ही निकल के आएगा। डेट मीन्स एरर 177 होल 7/9% इंक्रीज का ही हो। क्लियर? तो हम नंबर कुछ भी कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 liter solution of salt and water contains 7% salt. On heating the solution, 4 liter solution is evaporated. आगे कहा गया है find the percentage of remaining salt in remaining solution. ये हमारा क्वेश्चन। ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें इनिशियल जो सॉल्यूशन का कंटेंट दिया गया है, सॉल्यूशन मींस किस चीज का सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो इनिशियल सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है वो सॉल्ट और वाटर को मिलाकर दैट इज 12 लीटर, ऐसा कहा गया है 12 लीटर। आगे इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट हमें दिया गया है, कितना है? सॉल्ट है 7%। 7% किसका? टोटल सॉल्यूशन का। तो टोटल सॉल्यूशन का 7% अगर निकालेंगे तो 7% मीन 7/100 इंटू 12 दैट इज इतना लीटर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू होती है दैट इज 0.84 लीटर। क्लियर? तो ये हो गया सॉल्ट का कंटेंट। क्योंकि हमें सॉल्ट का ही परसेंटेज रिमेनिंग सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कहा गया तो वाटर के कंटेंट की जरूरत नहीं रह जाती, इसलिए वाटर का कंटेंट हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आगे कहा गया व्हेन 4 लीटर सॉल्यूशन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, ऐसा कहा गया था 4 लीटर सॉल्यूशन इवेपोरेट हो गया, भाप बनकर उड़ गया। व्हेन 4 लीटर सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, जब 12 लीटर में से 4 लीटर सॉल्यूशन इवेपोरेट हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास? 12 - 4 दैट इज 8 लीटर। इसका मतलब रिमेनिंग सॉल्यूशन हमारे पास हो गया 8 लीटर। अब बात आती है क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारा ये था फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग सॉल्ट इन रिमेनिंग सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन था। तो रिमेनिंग सॉल्ट कितना है वो हमें चाहिए ना। रिमेनिंग सॉल्ट का कंटेंट आइडेंटिफाई करने के लिए जो सॉल्ट का इनिशियल कंटेंट था उसके बाद रिमेनिंग सॉल्ट का कंटेंट कितना बचेगा वो फाइंड करना। तो यहां पर अब अगर आपने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेनिंग सॉल्यूशन का रिमेनिंग सॉल्ट का कंटेंट आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है। सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है। जब सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता ये पता कैसे चलेगा? अगर हम घर में देखें तो हमारे घरों में जो खाना बनाते समय सब्जी वगैरह बनती है उस सब्जी के अंदर मिर्च मसाला सब डाला जाता है, ओके, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं और उसके बाद उसे पकने के लिए ढक दिया जाता है, ओके। ढकने के बाद जब थोड़ी देर के बाद उस ढक्कन को हटाते हैं तो उसके नीचे ढक्कन के नीचे पूरे में पानी की बूंदें भाप बनकर चिपकी होती हैं, दैट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स उसके नीचे होते हैं। अगर उस ड्रॉपलेट को टेस्ट किया जाए तो उसमें सॉल्ट का टेस्ट नहीं आता, जबकि हमारी सब्जी के अंदर सॉल्ट भी पड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इवेपोरेशन हो रहा था तो केवल वाटर इवेपोरेट हुआ, सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं हुआ। इसका मतलब सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है और सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन प्रोसेस ही है। अगर इवेपोरेशन में सॉल्ट ही इवेपोरेट हो जाएगा तो खाने के लिए नमक तो हमें कभी मिलेगा ही, ओके। तो इसका मतलब यह है कि सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है और जब सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है तो शुरू में जितना सॉल्ट था इवेपोरेशन की प्रोसेस के बाद भी सॉल्ट उतना ही बना रहेगा। दैट मीन्स शुरू में हमारे पास सॉल्ट का कंटेंट कितना था? 0.84 लीटर। तो इवेपोरेशन के बाद भी सॉल्ट का कंटेंट 0.84 लीटर ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब रिमेनिंग सॉल्ट का कंटेंट हमारे पास हो गया 0.84 लीटर और रिमेनिंग सॉल्यूशन का कंटेंट हमारे पास हो गया 8 लीटर। हमसे कहा गया था रिमेनिंग सॉल्ट रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज आइडेंटिफाई करो, दैट मींस परसेंटेज आइडेंटिफाई करना। तो परसेंटेज की ऑफ रिमेनिंग सॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? तो हम करेंगे किसके बारे में पूछा गया? सॉल्ट, रिमेनिंग सॉल्ट के बारे में, तो उसको ऊपर रखेंगे, दैट मींस 0.84 ऊपर रखा जाएगा। अब नीचे किसको रखेंगे? रिलेट किससे करने के लिए कहा गया? हमसे कहा गया था रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग सॉल्ट कितना है, तो किससे रिलेट करना है? रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन है 8 लीटर, तो 0.84 अपॉन 8 परसेंटेज फाइंड कर रहे तो इनटू 100%, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल हटाकर 0 वगैरह लगाएंगे। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू हो जाती है 8 से सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट वुड बी 10.5% हो जाएगा। सो रिमेनिंग सॉल्ट का कंटेंट रिमेनिंग सॉल्यूशन में कितना रह जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 10.5% हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the numerator of the fraction is reduced by 25% and the denominator is increased by 125%, the fraction becomes
7/39। ओके, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द 40% ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन का 40% कितना है, ये हमसे पूछा गया ना। इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन की बात की गई, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन का ना, तो अगर भिन्न की बात की जाए तो भिन्न दो टर्म से मिलकर बनता है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ना तो उसका न्यूमरेटर की वैल्यू ना ही डिनोमिनेटर, दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है। और इन वैल्यूज को एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कहा गया, बढ़ाने या घटाने के लिए। बढ़ाना घटाना मीन्स जोड़ना या घटाना कम करना होता है। और जोड़ने घटाने के केस में एडिशन सब्सट्रैक्शन की कंडीशन होगी। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन की कंडीशन हो तो ऐसे केस में इनिशियल वैल्यू को अल्फाबेटिकल टर्म्स में कंसिडर करके सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए हम ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न को अपनी तरफ से अगर मानेंगे तो अल्फाबेटिकल टर्म्स में कंसिडर करते हैं, ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर से मिलकर बना होता है, मान लेते हैं इसका न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। ओके, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। क्लियर? हमारे क्वेश्चन में अब हमसे कहा गया था कि जो इसका न्यूमरेटर है उसको 25% कम करना है। न्यूमरेटर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। नाउ परसेंटेज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पता होनी चाहिए कितना परसेंट होती है। नाउ परसेंटेज के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% वैल्यू होती है। क्लियर? अगर कोई भी इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% वैल्यू है तो फिर उसे 25% अगर रिड्यूस किया जाएगा तो 100% पहले से था, 25% आप रिड्यूस कर रहे हैं, 25% कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 75% रह जाएगा। दैट मींस ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है जिसको हमने x कंसीडर किया था, जो अपने आप में 100% है, इसको 25% कम करने का मतलब 100 - 25% हो जाएगा। क्लियर? डिनोमिनेटर हमने y कंसीडर किया है जिसको क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 125% बढ़ाना है, तो डिनोमिनेटर भी ओरिजिनल वैल्यू अपने आप में 100% होगी, इसको 125% बढ़ाना है, तो ओरिजिनल वैल्यू 100% था, 125% आप बढ़ा रहे हैं, तो दैट मींस 100 + 125% हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा y × 100 + 125%। क्लियर? अब ऐसा करने पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, नए फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और नए फ्रैक्शन की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी गई है, दैट इज 7/39। इसका मतलब हमारे जो नए फ्रैक्शन की वैल्यू x × 100 - 25% अपॉन y × 100 + 125% विल बी 7/39। ये इसके बराबर हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके, ट्रांसपोज करके हम x/y की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो x/y हो जाएगा 7/35 इंटू, नीचे था 100 + 125, 225 ट्रांसपोज होकर दूसरी तरफ जाएगा तो 225 हो जाएगा। क्लियर? और ऊपर था 100 - 25 दैट इज 75, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो दैट वुड बी 7/39 इंटू 225/75। इसे सिंप्लीफाई करने पर x/y की वैल्यू हो जाती है, सॉल्व करेंगे दैट वुड बी 7/3 हो जाता है। क्लियर? नाउ ओरिजिनल वैल्यू हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हो गया x/y दैट इज 7/3। लेकिन हमसे कहा गया है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन के 40% की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, तो x/y के 40% को फाइंड करना। तो 40% ऑफ x/y विल बी 40% मींस 40/100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 7/3, सिंप्लीफाई करना है, तो दैट मींस 40 100 2/5 हो जाएगा, और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज 7 2 14 एंड 13 5 65, तो इट इज 14/65। सो 40% ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 14/65।